और अब लाउड एंड क्लियर में आपको बताएंगे कैसे हमास चीफ हानिया के मारे जाने के बाद मध्य पूर्व उबलने लगा है। ईरान में बहुत गुस्सा है, बैठकों का दौर जारी है, नेतन्याहू को सबक सिखाने का प्रण ले लिया गया है। लेकिन हानिया के अंगरक्षक की एक गलती कैसे भारी पड़ी और कैसे मोसाद ने सोशल मीडिया के एक मामूली सिग्नल से हानिया के सीक्रेट ठिकानों का पता लगाया। यह बेहद ही सनसनीखेज खबर आपके सामने होगी अब से कुछ ही देर में। साथ ही अगले 72 घंटे में कैसे मध्य पूर्व का नक्शा बदलने वाला है, कैसे ईरान और इजराइल की दुश्मनी का फैसला बैलिस्टिक मिसाइल और अटैक ड्रोन से होने वाला है। डिटेल इनपुट आपके सामने होगा। साथ ही आपको बताएंगे पहाड़ों पर आसमानी वज्रपात की किस तरीके से अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश ने कैसे हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों पर तबाही बरपाई हुई है। लाउड एंड क्लियर अंदाज में एक एक तस्वीर होगी अब से थोड़ी देर में आपके सामने। लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं ग्राउंड जीरो से मिल रही उस इंफॉर्मेशन के आधार पर जहां हानिया की मौत ने मध्य पूर्व को फिर से सुलगा दिया है और तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में जिस तरह हानिया का काम तमाम हुआ, इसे ईरान अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। इजराइल से प्रतिशोध की आग में जल रहा है। खुद खमेनेई ने कमान अपने हाथों में ले ली है और अगले 72 घंटे इजराइल के लिए बहुत अहम है। ईरान ने फैसला कर लिया है कि अगले 72 घंटों में वो अपने मेहमान हानिया की मौत का लेगा बदला। ईरान की हलचल पर पूरी दुनिया की नजर है और ईरान के गुस्से के मद्देनजर अमेरिका भी अब कैसे एक्शन में है। भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धक बेड़ों की मूवमेंट के बारे में भी होगी बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने। लेकिन अब हानिया की मौत पर बहुत बड़ी खबर, क्योंकि हाईटेक टेक्निक से हानिया की हत्या को दिया गया अंजाम। आपको बता दें अंगरक्षक की लापरवाही से हानिया की हत्या को लेकर खबर बड़ी है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था अंगरक्षक और साथ ही मोसाद ने सोशल मीडिया को ट्रैक किया। पश्चिमी मीडिया के हवाले से इसको लेकर क्या क्या इंफॉर्मेशन सामने आ रही है और किस तरीके से मोसाद ने ट्रैक और ट्रेस किया, इसको लेकर बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। क्योंकि ये जानिए कि कैसे मोसाद ने सोशल मीडिया के जरिए हानिया की मौत की पटकथा लिखी है। अब हानिया की मौत का आदेश सोशल मीडिया से संदेश, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहली इंफॉर्मेशन आपके सामने जहां मोसाद ने सोशल मीडिया से हानिया के अंगरक्षक को ट्रैक किया। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि कैसे हानिया का अंगरक्षक हमेशा उसके साथ तो रहता ही था, वहीं स्पाई वाले संदेश भेजकर उसके फोन को हैक किया गया और साथ ही हानिया की सटीक लोकेशंस को जिस तरीके से ट्रैक किया गया उसमें इंपॉर्टेंट था कि ये एक एक इंफॉर्मेशन उनके पास थी कि हानिया कब कहां पर है और मिसाइल से निशाना बनाकर जिस तरीके से हानिया की हत्या हुई है उसको लेकर लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिर उसकी टाइमिंग पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं और उस लोकेशन को लेकर सवाल कैसे उठाए जा रहे हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी जो कि मध्य पूर्व के जानकार हैं, इस वक्त स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही मेरे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ हैं। दाऊदी सर, सबसे पहला सवाल इसी आधार पर समझना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से मोसाद ऑपरेट करता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस और यहां तक कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के जरिए भी क्या यह मुमकिन है कि टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर ही हानिया पर नजर रखी जा रही थी? मुमकिन तो है, इसलिए कि अभी हमने नतीजा भी देखा और ये एक बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर आप कह सकते हैं ईरान की तरफ से। और जैसा हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि अगर वो चाहते तो कतर के अंदर भी नज़रें गाड़ के रखी हुई थी और आखिर में जैसे ही ये सही मौका, मुझे लगता है जैसे तेहरान के अंदर जो हुआ, तो ये कोई एक दिन में हो नहीं सकता। ये तमाम जो इंटेलिजेंस फेलियर की मैं बात कर रहा हूँ और एक एक्टिव, एक कहते हैं ना उसके पीछे पड़ जाना, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है और जिस तरह से उसके अंगरक्षक की जो आप बात कर रही हैं, आपने रिपोर्ट में दिखाया, ये तमाम चीज़ें एक साथ लिंक होती हैं। और मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि किस तरह से इज़राइल की पूरी जो एक इंटेलिजेंस है इस चीज़ के पीछे रही और आखिर में जब ये हो गया है तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मुमकिन है। जी बिल्कुल, लेकिन इसी सिग्नल इंटेलिजेंस के आधार पर जिस तरीके से हानिया की मौत को अंजाम दिया गया है, अब उसके बाद गुस्से में खमेनेई है। बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि 72 घंटे में ईरान हमला कर सकता है और इजराइल पर हमले की आशंका को लेकर अब जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब प्रॉक्सी गुड भी दे सकते हैं ईरान का साथ। और पेंटागन सोर्सेस के हवाले से इस बड़ी खबर के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर और डिटेल आपके सामने रखूंगी, ये समझाते हुए कि कैसे मध्य पूर्व के तनाव पर अब अमेरिका में अब किस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं। ये गतिविधियां इसी आधार पर सवाल भी करूंगी क्योंकि यही गतिविधियां बहुत बड़ा संदेश भी है और आज के इस हालात में ईरान इजराइल युद्ध अमेरिका से आदेश के तहत यह पहली इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां जानिए कि अमेरिकी सेना को इजराइल की किसी भी कीमत पर रक्षा का आदेश है। इसमें इंपॉर्टेंट आगे बात यह भी है कि ईरान
इराक, सीरिया, लेबनान, यमन से छोड़े गए ड्रोन को तबाह करने के निर्देश हासिल हो चुके हैं और अमेरिका ने इजरायल भेजा हथियारों का अपना जखीरा। अब कनेक्ट द डॉट्स, इन्हीं खबरों के आधार पर आगे सवाल भी करूंगी, क्योंकि यहां अमेरिका ने इजरायल हथियारों का जिस तरीके से जखीरा भेजा है, अमेरिकी मिलिट्री कार्गो प्लेन तक कतर से इजरायली बेस पर पहुंचने को लेकर बड़ा इनपुट हासिल हुआ है। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट यह भी है कि अमेरिकन और यूरोपियन ऑफिसर्स की युद्ध रोकने को लेकर भी बातचीत हुई है। अब जिस तरीके से अमेरिका ने इस वक्त कदम उठाए हैं, उस आधार पर क्या और बड़ी खबरें मिल रही है? मनीष, आपसे सवाल करने से पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनाती को बढ़ाने का भी फैसला ले लिया है। वहीं मध्य पूर्व में विध्वंस का खतरे को देखते हुए ये जो फैसला लिया गया है, अमेरिका ने 12 और जंगी जहाज मिडिल ईस्ट भेज दिए हैं। तो अमेरिका की अपने स्तर पर किस तरीके से तैयारी है? और जाहिर सी बात है, अमेरिका क्योंकि इजरायल का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, इस वक्त अमेरिका के इसी सपोर्ट के बलबूते इजरायल किस तरीके से अलग अलग वॉर फ्रंट पर हम लोग को देगा अंजाम, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन अब इंफॉर्मेशन आपके सामने ईरान और इजरायल के तनाव पर अमेरिका की जमीनी स्तर पर तैयारी को लेकर, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस महासंग्राम में अमेरिका की प्लानिंग किस तरीके से अभी सामने आ रही है। खबर यह है कि हानिया की मौत के बाद अमेरिका ने तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया है। इंपॉर्टेंट यह है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट 12 और जंगी जहाज भेज दिए हैं और इजरायल तक हथियारों का जिस तरीके से बड़ा जखीरा पहुंचाया जा रहा है, युद्ध के हालात को देखते हुए ये फैसले महत्वपूर्ण है। जहां लेबनान के समुद्री इलाके में तैनाती और यूएसएस वास्प एम्फीबियस रेडी ग्रुप एक्शन के लिए तैयार बताया जा रहा है। साथ ही इंफॉर्मेशन ये कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 2 अलर्ट मोड पर है। ईरान के बदले के ऐलान के बीच तनाव जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, अमेरिका ने यह साफ तौर पर संकेत भी दे दिया है कि एक्शन का बड़ा रिएक्शन होगा। अब एक्शन के बड़े रिएक्शन के तहत ही तनाव के इस हालात में अमेरिका भूमध्य सागर में कैसे अपनी मौजूदगी को बढ़ाने में जुटा गया है, उसी बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि भूमध्य सागर में अमेरिका की ये तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध के हालात में अमेरिकी और ब्रिटिश युद्धपोतों की ये भूमिका आखिर होगी क्या? क्योंकि भूमध्य सागर में युद्धपोत तैनात जिस तरीके से हुए, उसमें इंफॉर्मेशन है यूएसएस आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को लेकर, यूएसएस वास्प एम्फीबियस रेडी ग्रुप को लेकर और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 2 को लेकर। साथ ही ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS डंकन युद्धपोत में जिस तरीके से जवानों की तैनाती हुई है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके सामने। यहां आपको बता दें, यूएस और यूके के 10,000 नौसैनिक और साथ ही फाइटर जेट्स को लेकर इंफॉर्मेशन ये कि F-16 के साथ साथ F-35 और टाइफून जैसे करीब 4 दर्जन जेट यहां पर तैयारी के तहत इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। अब अमेरिकी बेड़ा यहां पर करेगा क्या? युद्ध के हालात में ईरानी समुद्री इलाकों में तैनाती और ईरान को समंदर से मिलने वाली मदद को यहां पर रोका जाएगा। साथ ही रूस और चीन दखल को कमतर करेगा अमेरिकी बेड़ा। इसमें जरूरत पड़ने पर मिसाइल भी दाग सकता है और दबाव बनाने के लिए जंगी बेड़ों की रणनीति भी बहुत कारगर है। लेकिन इसी रणनीति को लेकर सवाल उस आधार पर यहां पर सर आपसे करूंगी पहले, क्योंकि मिडिल ईस्ट के इस हालात में अमेरिका की यह तैयारी क्या संकेत देती है? मिडिल ईस्ट के इस सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका की जो तैयारी ये इसी बात का संदेश देती है कि देखें, अमेरिका खुलकर मिडिल ईस्ट के अंदर कोई वैसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहता है मेरे हिसाब से कि कोई वॉर बहुत बड़े स्केल पे हो जाए। कहीं ना कहीं हमने देखा कि जब ये तमाम चीज़ें हुई और हमने वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर, जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है या हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो इस चीज़ को समझते हुए मुझे लगता है कि अभी अमेरिका के अंदर खुद इलेक्शंस आने वाले हैं और मिडिल ईस्ट जो है जियोपॉलिटिकल उसकी जो अहमियत है और जिस तरह से अमेरिका वहाँ से कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन पीछे खोते हुए जाता जा रहा है और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, जैसे मैं चाइना की बात करूं, वो कैसे वहाँ पे अपनी ज़मीन को पकड़ते हुए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैसले भी करवाए और बिज़नेस के एक्सटेंशन जो उनकी पॉलिसी है उसको देखते हुए वो उधर अपनी ज़मीन की पकड़ बढ़ा रहा है। तो वहाँ पे अमेरिका की जो ये अभी पॉलिसी है, मुझे लगता है कि वो कोशिश ये करे कि कहीं ना कहीं वहाँ पे वॉर वाली सिचुएशन ना बने। लेकिन जो हुआ है अभी, इसको देखते हुए ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि वो कैसे भी रिटेलिएट करे और ये चूँकि घर में घुस के मारने की बात है, एक सॉवरेनिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और हमने देखा है कि किस तरीके से इजराइल के अंदर इजराइल ने जो सोचा कि हमें हमास को किसी भी तरीके से पहले ख़त्म करना है और जब उस चीज़ को देखते हुए, सिर्फ यहाँ पे मैं तेहरान की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों में इजराइल ने कई अलग अलग कंट्रीज़ पे ऑपरेशंस करे। आप यमन की बात कर लें, आप सीरिया की बात कर लें, आप अभी तेहरान में देख रहे हैं और अभी आप लेबनान में भी देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे
फवाद शुक्र से के रिलेटेड जो आपकी खबरें आ रही, तो कई ऐसे वायलेशंस भी हुए हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है इजराइल ने अगर अलग अलग फ्रंट्स पर इतना ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जो ईरान में हुआ है, उसके बाद ईरान का अगला कदम क्या होगा। हालांकि तेहरान से जिस तरीके से बड़ी खबरें आ रही है इस पर फिलहाल और डिटेल इनपुट, और उसके बाद मनीष सवाल आपसे, क्योंकि खबर है अब तेहरान में हानिया की शव यात्रा को लेकर, जहां शव यात्रा में हजारों लोगों की मौजूदगी की तस्वीर देखिए और सम्मान देने के लिए निकाली गई ये शव यात्रा की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें हानिया का शव दोहा के लिए भी रवाना हो गया और कल दोहा में अंतिम संस्कार होगा। और हानिया की शव यात्रा के दौरान प्रण, बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने प्रण लिया है, इजराइल को जवाब देना हमारा फर्ज है। और मोहम्मद दाइफ के मारे जाने की आईडीएफ ने पुष्टि की। 13 जुलाई के हमले में मारे गए मोहम्मद दाइफ को लेकर ये खबर है, जहां 13 जुलाई को अल मवासी में यह हमला हुआ था। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड दाइफ, जिसको लेकर इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां अब मोहम्मद दाइफ के मारे जाने की आईडीएफ ने भी कर दी है पुष्टि। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, अब इस पुष्टि के साथ साथ एक और जानकारी मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है कि पिछले 24 घंटे से हम ये चर्चा करते आ रहे हैं कि ईरान क्या जवाब देगा। हम ये चर्चा करते आ रहे हैं कि ईरान की तरफ से किस तरीके से धमकियां और चेतावनियां सामने आ चुकी हैं। हम ये भी जान चुके हैं कि इमरजेंसी मीटिंग्स के तहत भी बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन अब होगा क्या मनीष? देखिए, और अधिक तबाही होगी, युद्ध का स्केल और अधिक बढ़ेगा और ये सारा घटनाक्रम उसी ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल 18 दिन बाद आईडीएफ ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है कि मोहम्मद दाइफ मारा गया है। मोहम्मद दाइफ कौन था? वो हमास का मिलिट्री चीफ था, उसे मार गिराया गया है। हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ को 36 घंटे पहले इजराइल ने मार गिराया है। हमास के पॉलिटिकल चीफ को मार दिया जा चुका है। हिजबुल्लाह का मिलिट्री चीफ नसरुल्लाह वो बंकर में है, इसीलिए बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब ईरान के पास विकल्प होगा, तो अब ईरान समझ रहा है कि अब केवल प्रॉक्सी से काम नहीं चलेगा, कि केवल हिजबुल्लाह, हमास और हुती से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सीधे सीधे ये ईरान के खिलाफ लड़ाई है। इस बात को ईरान पूरी दुनिया के सामने रख भी रहा है और वाजिब भी है। देखिए, अभी तक का अंतर क्या है? हमास के पर अटैक करना इजराइल के लिए आसान था, क्योंकि गाजा कोई मुल्क नहीं था, फिलिस्तीन का कोई मुल्क अभी देश के तौर पे पहचान नहीं है। लेबनान में जब इजराइल अटैक करता है तो वो ये कहता है कि हम लेबनान पर नहीं अटैक कर रहे, हम केवल हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन जब आप ईरान में घुसकर इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं, यही कारण है कि नेतन्याहू आधिकारिक तौर पर इस बात को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान की जंग होगी, और जब इजराइल और ईरान का जंग होगा तो अमेरिका को कूदना पड़ेगा, दूसरे अरब मुल्क इसमें शामिल होंगे, और फिर रूस और चीन भी पीछे नहीं रहने वाला है। तो मिडिल ईस्ट में महातबाही बस कुछ दिनों की बात है। प्रोफेसर साहब से अरब मुल्क को लेकर ही सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले जो बात मनीष आपने कही है कि खाली प्रॉक्सीज के जरिए कुछ नहीं होगा, इसलिए अगली खबर यही है, जहां ईरान अब ड्रोन क्रूज मिसाइल से कर सकता है हमला, और बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला संभव है। ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देती हूं, क्योंकि अलग अलग फ्रंट पर किस तरीके से इजराइल को अब मुकाबला करना पड़ेगा, इस बारे में हम अभी भी चर्चा करते आ रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इजराइल कैसे अब 7 फ्रंट से घिरा हुआ है। इंफॉर्मेशन उसी 7 फ्रंट के लिहाज से आपके सामने, जिसमें पहले फ्रंट पर ईरान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां रेवोल्यूशनरी गार्ड जिस तरीके से एक्टिव हो रहा है, तो नजर इसी बात पर है कि ईरान अगर अब इजराइल के ऊपर हमले को अंजाम देता है तो वो कैसे संभव हो पाएगा। इसमें दूसरे फ्रंट पर लेबनान, इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह जिस तरीके से लगातार इजराइल पर हमलों को अंजाम दे रहा है, क्या ये भी अब और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। तीसरा फ्रंट और इंफॉर्मेशन आपके सामने वेस्ट बैंक, इसलिए भी क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ये है जहां इस्लामिक जिहाद के अटैक और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और चौथा फ्रंट जिसके लिहाज से चर्चा हम करेंगे गाजा की, जहां पर हमास के हमले और ज्यादा तेज हो सकते हैं, और साथ ही 5वां फ्रंट यमन, जहां पर हुती भी और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। इसमें आगे चर्चा इराक की भी इसलिए छठे फ्रंट पर कहते हुए, जहां कताइब हिजबुल्लाह भी पूरी तरीके से तैयार, और 7वां फ्रंट सीरिया, जहां पर बद्र ऑर्गेनाइजेशन का वार भी हो सकता है। हालांकि इन 7 फ्रंट को देखते हुए मैं चर्चा उस लिहाज से भी आगे बढ़ाना चाहूंगी, जिसमें इंपॉर्टेंट है सर कि इजराइल
इजराइल ये बात बहुत महीने पहले भी बोल चुका था कि हम अलग अलग फ्रंट पर मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अब आज के इस लिहाज से क्या ये प्रॉक्सी ज्यादा एग्रीवेट होंगे या सीधा ईरान हमला करेगा, ये इंपॉर्टेंट है देखना। देखें, इसमें सीधा ईरान जो हमला करेगा, मुझे लगता है ईरान को ये करना ही पड़ेगा, एक मजबूरी भी है वो। इसलिए अब ये कितना बड़ा हमला होगा ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो प्रॉक्सीज चल रही थी, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम जो हिंदुस्तानी हैं और जो ख़ास तौर से इंडियन डायस्पोरा उधर भी जो रहती है, हम सब इस चीज़ को समझते हैं कि हम पीस मेकर्स हैं, हम पीस को पसंद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे खुद फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसी कोई तबाही वहाँ देखने को ना मिल जाए। अभी जो सिचुएशन बनी है, इसमें ईरान कहीं ना कहीं एक जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देखा जाए तो ये कहने की बात ज़रूर है ईरान के लिए कि अब हम रिटेलिएट करेंगे। यही अगर हमास की इस लीडर की या इस चीफ की मौत अगर गाज़ा के अंदर होती या फ़लस्तीन के अंदर होती तो कहानी बिल्कुल अलग होती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गाज़ा को से आप हट जाइए। अभी मैंने जिक्र किया था कि कई और फ्रंट पे आपने 7 पॉइंट्स अभी खुद ही एक्सप्लेन की, अलग अलग फ्रंट्स पे करते हुए कई कंट्रीज़ को इसमें इंगेज किया जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रोवोक किया जा रहा है और कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमने जो कहा हम उस हिसाब से करेंगे। और दोबारा मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ और जितने भी सेंसिबल लीडर्स हैं और यहाँ तक के जो रिपोर्ट्स आई हैं आईसीजी के, उससे भी हमें ये पता चलता है कि वायलेशंस हुए हैं, लेकिन इजराइल को इन तमाम वायलेशंस का कोई वो नहीं है, इसकी कोई फिक्र नहीं है। और शायद यही वजह है कि वो प्रोवोक करके ये कोशिश कर रहा है कि वहाँ जो रीजनल पीस है वो किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी उसकी बिगड़े। जो बात आपने कही है, ईरान भी इस बारे में वाकिफ है। जहाँ तेहरान में IRGC की इमरजेंसी मीटिंग हुई है और स्पेशल अलर्ट पर ईरानी मिसाइल फोर्सेस बताई जा रही हैं। हानिया की मौत के बाद तेहरान में तनाव को लेकर तो खबरें मिल रही हैं, वहीं ईरान में इजराइल पर हमले की मांग जिस तरीके से तेज होती जा रही है उसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अब आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इजराइल और ईरान के बीच किसका सैन्य पलड़ा भारी है और सैन्य पलड़ा भारी कैसे है, इस लिहाज से इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। जहां जानिए कि कैसे अभी फिलहाल ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रक्षा बजट के आधार पर दोनों की रख रहे हैं। जहां देखिए इजराइल का रक्षा बजट 24.4 बिलियन है जबकि ईरान का 9.9 बिलियन। आगे इंफॉर्मेशन आपके सामने फाइटर जेट्स के लिहाज से रखेंगे क्योंकि इजराइल अपनी ताकत के तहत 612 फाइटर जेट और 551 ईरान के पास, वॉरशिप 101 ईरान के पास और 67 इजराइल के पास। वहीं एक्टिव सैनिक भी जान लीजिए संख्या, क्योंकि 1,73,000 एक्टिव सैनिकों की संख्या इजराइल की बताई जा रही है जबकि ईरान की 5,75,000। अब टैंक जो कि 4,071 हैं ईरान के पास और 2,200 टैंक हैं इजराइल के पास। हालांकि सैन्य ताकत के लिहाज से ये चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग फ्रंट पर इजराइल जिस तरीके से अपने इसी ताकत के बलबूते मुकाबला करता आया है, उसमें अगर ईरान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत होती है, जो कि हो भी चुकी है इनडायरेक्टली, लेकिन फिर भी अब आज के इस हालात में दोनों की सैन्य क्षमता क्या है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर एक बड़ा बयान यहां है सामने आ रहा है कि हानिया की मौत जाया नहीं जाएगी और अब ईरान क्या कदम उठाता है इस पर पूरी दुनिया की नजर है। हालांकि हानिया के खून के हर कतरे का हिसाब होगा। ये बयान, ये धमकियां, ये चेतावनियां लगातार पिछले 24 घंटे से सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर अब आगे होगा क्या, आने वाले 72 घंटों में किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जाएगा, इसको लेकर भी बड़े संकेत मिल रहे हैं। वहीं ईरान में इजराइल पर हमले की तैयारियों को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि इसी तैयारी को लेकर खबर यह सामने आई है कि ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है। सीनियर ऑफिसर्स की अग्रिम मोर्चे पर तैनाती को लेकर भी इनपुट है। तीनों सेनाओं के जवानों की छुट्टियों को रद्द करने का फैसला हो चुका है। बहुत जल्द ईरान का एयर स्पेस भी बंद किया जाएगा। हालांकि कुछ इलाकों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। अब इन्हीं तैयारियों को देखते हुए ये साफ संकेत सामने आ चुके हैं कि ईरान जिस धमकियों की बार बार खबरें सामने आ रही है ईरान की तरफ से, उसमें अब एक्शन भी जल्द हो जाएगा। एक और बड़ी खबर है जहां ईरान पर हमले के लिए अमेरिका में अब मांग उठी है और ईरान पर पहले हमला कर सकता है इजराइल, ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। कई इजरायली अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों की ये दलील सामने आ रही है, इजराइल को हमले का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये एक और बड़ी खबर है। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि इजराइल और ईरान का युद्ध कैसे अब परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है, ये समझना भी जरूरी है। क्योंकि ईरान की परमाणु तैयारी, क्या आगे युद्ध भारी, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक हफ्ते में 3 परमाणु बॉम्ब
बना सकता है ईरान। इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह भी है कि ईरान ने अच्छा खासा यूरेनियम जमा किया हुआ है, जिसको लेकर इससे पहले भी बड़े स्तर पर दावे हो चुके हैं। हालांकि यूरेनियम की मदद से हथियार अपग्रेड करने में पूरी तरीके से वो सक्षम है, और परमाणु संपन्न ईरान इजरायल के लिए किस तरीके से बड़ा खतरा बना हुआ है, यह आज के हालात में भी सबसे महत्वपूर्ण है। मनीष, एक शॉर्ट रिएक्शन इस पर। देखिए, ईरान और इजरायल को लेकर दरअसल एक ऐसा रिश्ता है जहां पर दोनों मुल्क एक दूसरे को इस धरती से मिटा देना चाहते हैं। Exactly. और इसीलिए इन दोनों के बीच में अदावत चलती रहती है, अलग अलग तरीके की। इजरायल की तरफ से तेहरान में कभी परमाणु वैज्ञानिक को मारा गया, कभी कुछ हुआ। वहीं ईरान की तरफ से अगर देखा जाए तो उन्होंने हमास खड़ा किया, हिजबुल्लाह खड़ा किया, हूथी खड़ा किया। और लोग कहते हैं कि ईरान क्या बदला लेता है? बिल्कुल ईरान बदला लेता है। याद करिए, कासिम सुलेमानी को मारा गया, उसके बाद जो हमास का अटैक हुआ वो किसका बदला था? Exactly. हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो किसका बदला है? हूथी की तरफ से जो एक्शन हो रहे हैं वो किसका बदला है? लेकिन इस बार फर्क है। फर्क यह है कि इस बार तेहरान पर जब हमला हुआ है तो इसे ईरान सीधे अपने ऊपर हमला देता है। सोचिए, अगर इस्माइल हानिया की जगह ईरान का राष्ट्रपति हो सकता था, ईरान के सुप्रीम लीडर हो सकते थे। इसलिए ईरान और इजरायल के बीच जो सीधी जंग है उसका पहली बार, और ये आज के इस हालात में महज सिर्फ स्पेक्यूलेशंस नहीं रह गए हैं। ईरान के गुस्से को लेकर बड़े स्तर पर किए जा रहे दावे के तहत एक और अगली बड़ी खबर है, क्योंकि हानिया की हत्या के बाद गुस्से में ईरान और खमेनी ने हमले का आदेश भी दे दिया है। दावा क्या किया जा रहा है? खमेनी ने सुरक्षा परिषद की बैठक की है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहे और बैठक में इजरायल को तबाह करने का आदेश दिया गया है। 72 घंटे के अंदर इजरायल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी को लेकर जानकारी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने अब कतर और सऊदी अरब को यह जानकारी भी दे दी है। हालांकि एक्सपर्ट्स के साथ भी मिडिल ईस्ट के इस हालात में हम चर्चा कर रहे थे कि अगर युद्ध का दायरा बढ़ता है तो नजर इस बात पर बनी रहेगी कि आखिर कौन किसका साथ देता है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जहां जानिए कि किस तरीके से ईरान के विदेश मंत्री ने अब कतर और सऊदी अरब को भी इस बारे में जानकारी साझा कर दी है। इसलिए देखना यह होगा कि अब आगे क्या कदम उठाया जाएगा। और तेल अवीव और हाइफा पर हमले का प्लान जिस तरीके से तैयार हुआ है, आईडीएफ के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले की जिस तरीके से बात कही जा रही है, इस बारे में करूं सवाल उससे पहले जानिए कि हानिया की हत्या से इजरायल पर ईरान जिस तरीके से भड़क गया है। हानिया की मौत के बाद ईरान की यह सबसे बड़ी धमकी अब सामने आई है, जहां मेहमान पर हमले की सजा के लिए इजरायल तैयार रहे। हमारे घर में मेहमान का खून बहाने की सजा मिलेगी। आईआरजीसी कमांडर ने इजरायल को इसको लेकर बड़ी चेतावनी दे दी है।